माननीय सदस्य श्री रविंदर वाइकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज बजट पर हो रही चर्चा पर मेरी पार्टी शिवसेना की तरफ से आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं श्री नरेंद्र मोदी साहब जी का। तीसरी बार पंतप्रधान बनने के चुनकर आए हैं। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी का विशेष अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने आज एक नया रिकॉर्ड प्रस्तावित किया है और वो पहली महिला वित्त मंत्री है जिन्होंने 7 बार लगातार बजट पेश किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे पार्टी प्रमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन के आया हूँ मुंबई नॉर्थ वेस्ट की जनता का, जिन्होंने मुझे इस सदन में भेजा है। अध्यक्ष महोदय, जब बजट के ऊपर कल माननीय मंत्री महोदय ने अपना स्पीच दिया, एक सर्वांशी जो गरीबों के देख के गरीबों के सुख दुख का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, सिटी के डेवलपमेंट का एक बजट यहां पेश किया गया। उसी प्रकार से हमारे महायुति के माध्यम से मुंबई में उसी प्रकार से ही विकास हो रहा है। हमारे यहाँ मैं धन्यवाद दूंगा महायुति का, जहाँ वाड़वन पोर्ट का, समृद्धि महामार्ग का और मुंबई में अटल सेतु जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया। मेरा एक सौभाग्य है कि मैं शहर से होने के नाते, मुंबई शहर के होने के नाते, मैं वहाँ का काउंसिलर भी था 4 बार, मैं 3 बार एमएलए भी था और ये 8वीं बार में लोकसभा में आया। ये मेरा भाग्य है कि मेरे पक्ष के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ। इन सभी समस्या का जब हम देखते हैं, इलेक्शन के टाइम लोगों के पास जाते हैं तो उनकी समस्या क्या होती है, तो बेसिक जो चीज है वो उन्हें चाहिए और उसी के माध्यम से मूलभूत सुविधा, हम काउंसिलर का इलेक्शन लड़े, एमएलए का इलेक्शन लड़े या एमपी का इलेक्शन लड़े, हमें बेसिक एमिनिटी जो है वो देना चाहते हैं और वही लोग मांगते हैं। और उसी प्रकार से ये इस बजट के माध्यम से सरकार विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। ये बजट गरीब, किसान, युवा, महिला और समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला बजट है। वित्त मंत्री जी ने विकसित भारत के लिए सरकार के 9 प्रायोरिटी एरियाज बताए हैं, जिसमें शहर का विकास प्रगति से हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक शहरों से प्रतिनिधित्व करता हूं। वर्ल्ड बैंक का यह अनुमान है कि वर्ष 2036 तक भारत को $840 बिलियन का निवेश अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में करना होगा। आज शहरी भाग देश के जीडीपी में 60% का योगदान करते हैं और मुझे खुशी है कि सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 में उधारियों को छोड़ के कुल प्राप्ति तथा कुल व्यय क्रमश 32.0 लाख करोड़ और 48.21 लाख करोड़ अनुमानित है। निवल कर प्राप्ति कर रुपये 25.83 लाख करोड़ अनुमानित है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान है। जो आप बताते कोई एक अलग है, मगर ऑन द पेपर, ऑन द रिकॉर्ड इट इज 4.9% रहने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल निवल बाजार उधारियां क्रमश 14.01 लाख करोड़ और ₹11.60 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। दोनों ही वर्ष 2023-24 की तुलना में ये कम होंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिस बजट में शहर का डेवलपमेंट होने के लिए 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरत का समाधान किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्ष में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। किफ़ायती दरों पर ऋण सुविधा के लिए
ब्याज सब्सिडी के एक प्रावधान की परिकल्पना भी दी गई है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जब हम स्वतंत्रता हो गए 1947 के, उसके बाद शहरों का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। शहरों के अंदर औद्योगिकरण हुआ और उस औद्योगिकरण के माध्यम से लोग नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए शहरों में आने लगे। ये काम करने के लिए शहरों में आने के बाद उनको रहने का प्रॉब्लम होने लगा, तो फिर उनके यहाँ झोपड़पट्टियाँ बनने लगी, घर बांधने लगे, झोपड़ी आने लगी। उसी प्रकार से मुंबई शहर के माध्यम से भी, ये महाराष्ट्र की राजधानी है, देश की औद्योगिक राजधानी है, वहाँ भी उसी प्रकार से 1960 के बाद औद्योगिकरण हुआ और वहाँ औद्योगिकरण के माध्यम से जहाँ मिल बनी, इंडस्ट्री बनी, तो गांव से, खेड़े गांव से लोग मुंबई आने लगे। मुंबई शहर ये पहला छोटा था, मगर उसके बाद लोगों ने पूर्व उपनगर, पश्चिम उपनगर के माध्यम से उन्होंने झोपड़ियाँ बनने लगी और उसके माध्यम से मुंबई की जनता, मुंबई शहर, मुंबई पश्चिम उपनगर, मुंबई पूर्व उपनगर, इसी प्रकार से मुंबई शहर बन गया। इसी माध्यम से उनको देखते हुए शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने 1995 में गरीब लोगों के लिए, इनके अच्छे मकान के लिए एक घरों की कल्पना लाई थी, जिसका उद्दिष्ट आज सफल होने जा रहा है। मेरे यहाँ, मुझे मालूम है, हमारे यहाँ म्हाडा है, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड है, झोपड़पट्टी के डेवलपमेंट के लिए एसआरडी बने, झोपड़पट्टी के डेवलपमेंट के लिए एसआरए बने, मगर वहाँ जैसे डेवलपमेंट होना चाहते थे उसी प्रकार से डेवलपमेंट हुआ नहीं। और उसी प्रकार से अब जब 10 लाख करोड़ की निधि के माध्यम से जब शहरों का डेवलपमेंट होगा, तो गरीब, वहाँ रहने वाले, शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय ये घर ले सकते हैं। उसी प्रकार से डेवलपमेंट होते जा रही है और उसके वजह झोपड़पट्टी कम हो जाएंगी। जो लोग झोपड़ी में रहना चाहते हैं वो उसी प्रकार से अफोर्डेबल घर मिलने के माध्यम से वो घर लेंगे। उसी प्रकार से ही हमें भाड़े के तत्व के ऊपर से भी घर बनाने जा रहे, तो झोपड़पट्टी कम हो जाएगी, घर में सब कानूनी बन जाएंगे, वहाँ सुविधा बन जाएगी। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधान साहब का एक अभिनंदन करता हूँ। बेहतर जीवन देने का उन्होंने प्रयास किया है। ये करने के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार बहुपक्षीय विस्तार बैंकों की समझदारी में हम भरोसेमंद परियोजना के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवरेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप के व्यवहार्य परियोजना को बढ़ाया देंगे। इन परियोजना के में उपचरित जल का प्रयोग सिंचाई तथा आसपास के क्षेत्रों के तालाब में भरने के लिए भी परिकल्पना की जाएगी। जब बारिश हो जाता है, हमारे जो शहर बने वो स्ट्रक्चरली कोई डिसाइडेड नहीं था, जैसे लोग आते गए, बिल्डिंगें बनती गई, मगर एक सिस्टम नहीं थी। उसके स्ट्रक्चरल सिस्टम में लाना बहुत जरूरी है और उसी के माध्यम से अभी हम लोग आवास, पंतप्रधान आवास योजना के माध्यम से वो कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब बारिश का मौसम चल रहा है, पूरे भारत में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जल भराव, वाटर लॉगिंग का मुद्दा हर वर्ष आता है और पिछले ऐसे प्रमुख कारण से अब प्लानिंग सिटीज, मैं धन्यवाद देता हूं कि सरकार का, जिन्होंने ये घोषणा की है, राज्य सरकार और मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के साथ मिलकर केंद्र सरकार वाटर सप्लाई, सीवरेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट 100 बड़े शहरों में ला रही है। इसके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, शहरों में बस्ती बढ़ते जा रही है, पानी की सुविधा कम हो जा रही है, मगर ये 100 सिटी के माध्यम से हम उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर जब एक सिटी बन जाती है तो उसके लिए पानी की सुविधा होनी बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से इस माध्यम से 100 सिटी डेवलपमेंट के माध्यम से हम वो डेवलप कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि मुंबई शहर में जब हम पानी लाते हैं, 7 तालाब के माध्यम से पानी लाते हैं, ये 7 तालाब से पानी लाते हैं, उसकी आपूर्ति करने के लिए 3850 दशलक्ष लीटर पानी प्रतिदिन मुंबई शहर को मिलता है।
मगर मुंबई की जो आवश्यकता है वो 4,500 दशलक्ष लीटर की है। तो इस माध्यम से जो हम 100 सिटी बनाने जा रहे हैं, उसी माध्यम से जो हम धरण बांधते, उसी माध्यम से मुंबई शहर के लिए हमें और धरणों की बहुत जरूरी है। उसके अंदर गारगाई हो, पिंजाल हो, ये जो धरण हम जो है वो हमें बहुत जरूरी है। उसके लिए 100 जो हम सिटी बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर पानी की व्यवस्था करने जा रहे हैं, उसके अंदर हम लोग पाइपों का निर्माण करने जा रहा है। तो इसके माध्यम से हम गारगाई और पिंजाल ये बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और 450 MLT पानी उसी के माध्यम से हम मुंबई शहर को ला सकते हैं। इसी के माध्यम से डिसैलिनेशन ये भी करना चाहिए। पानी की आपूर्ति करने के लिए समुद्र का पानी मीठा करने का है तो उसी के माध्यम से भी हो जाएगा। और STP जब होंगे एकाधी सिटी हम बनाते हैं तो परिपूर्ण सिटी होने की जरूरत है। उसी के माध्यम से जब पानी लाते हैं तो पीने के लिए जो पानी बचता होता है वो हम दे देते हैं, मगर सेकेंडरी यूज के लिए जो पानी होता है वो STP के माध्यम से हम समुद्र में छोड़ते हैं, नदी में छोड़ते हैं, नाले में छोड़ते हैं, जहाँ मिलते हैं वहाँ छोड़ते हैं। इसके लिए STP की भी जरूरत होती है, जिसका इसने प्रबंध किया है, इसने बताया है। तो वो भी कारण के माध्यम से हम ये 100 बड़े शहरों के लिए जो डेवलपमेंट करने जा रहे हैं उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुंबई महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे इन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी करने का प्रबंध किया है। केंद्र सरकार द्वारा विगत वर्ष में अवसंरचना का निर्माण करने तथा इसे बेहतर बनाने के लिए गए पर्यावरण अर्थव्यवस्था पर अत्याधुनिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हम अन्य प्राथमिकता को और राजकोषीय समेकन की आवश्यकता के अनुरूप अगले 5 वर्षों में अवसंरचना के लिए समृद्ध राजकोषीय सहायता बनाए रखने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष मैंने वित्त मंत्री जी ने पूंजीगत व्यय में 11,11,111 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह हमारी GDP को 3.4% होगा। अध्यक्ष महोदय, कोई भी शहर बनता है तो उस शहर में स्ट्रक्चरल जो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए प्रबंध होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मेट्रो हो, रोड हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ की सिटी को बहुत ज़रूरत होता है। हमारे मुंबई के बारे में मैं कहूँगा कि वहाँ जो एयरपोर्ट है, जो मैंने 0 आवर्स में कल कहा था, मेरे को 1 मिनट मिला। एयरपोर्ट जो है उसमें एक ही रनवे है और दूसरा है वो उसको क्रॉस करते जा रहा है, यानी एक ही रनवे चालू है। जब हम लोग मुंबई में आते हैं तो हमें आधा 1-1 घंटा ऐसा ही ऊपर घूमने पड़ता है। तो मेरी मांग है कि बाजू में उसके जो झोपड़पट्टी है उसकी डेवलपमेंट इसी के माध्यम से, शहरी विकास के माध्यम से उसकी जो हम डेवलपमेंट करेंगे तो वहाँ दूसरा एक रनवे बन जाएगा और दूसरा रनवे के माध्यम से हमें एयरपोर्ट की स्थिति में सुधार ला सकते हैं। वहाँ एक फनेल भी होता है, वो फनेल के माध्यम से हमें वो फनेल को लिए राडार के माध्यम से फनेल के अंदर का जो सुविधा है उसके माध्यम से हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है, तो उसके माध्यम से सरकार ने उसी टाइम विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कोंकण रेलवे के, मैं 2 मिनट में खत्म करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, कोंकण रेलवे जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए तो रेलवे को भाई डेवलप होना चाहिए। रेलवे के अंदर 10 साल से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी करने का एक प्रयास है मुंबई के लिए। उसका क्या हुआ अभी तक हम लोग को मालूम नहीं, तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से प्रयत्न करना चाहता हूं। उसी प्रकार से कोंकण रेलवे में 2 ट्रैक होने चाहिए। एक ही ट्रैक है, कोंकण में जाने का होगा, यानी मुंबई से कोंकण में जाने का होगा तो एक ही ट्रैक के ऊपर ट्रेन चलती है, तो उसको 2 ट्रैक में लाने का प्रयास इसके माध्यम से होना चाहिए। मेट्रो 6 और 7 है, उसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पर्यटन के माध्यम से मैं कहूँगा 1 ही मिनट में कि पर्यटन बढ़ना चाहिए, बाहर का मनी यहाँ आना चाहिए। इसके माध्यम से मेरे एरिया में जोगेश्वरी गुम्पा, अंधेरी गुम्पा है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से
टूरिज्म बनाने के लिए इसको डेवलप किया जाए। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के जो किले हैं उसके लिए डेवलपमेंट करना चाहिए। जल वाहतूक का यहाँ जिक्र किया गया है, क्रूज का जिक्र किया है, तो मैं कहना चाहता हूँ अलीबाग, दापोली, गुहागर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग वहाँ के जो एरिया है वहाँ डेवलप होने के माध्यम से क्रूज बनाया जाएगा और वहाँ एक टूरिज्म का एक पर्याय खुला हो जाएगा। इसी के माध्यम से हमारे यहाँ समुद्र किनारे के ऊपर ज़्यादा अच्छे होटल्स आएंगे, 5 स्टार हॉस्टल आएंगे, 3 स्टार होटल आ जाएंगे और उसके माध्यम से हमारा टूरिज्म बढ़ते जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का जो समय दिया इसके लिए धन्यवाद। श्री लालजी वर्मा। लालजी वर्मा।